नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जो इलेक्शन कमीशन वाला पार्ट देख रहे थे उसी में आगे देखेंगे कि मतदान के पूर्व अगर प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तब उस सिचुएशन में क्या होता है और उसके बाद निर्विरोध निर्वाचन किस तरीके से होता है, निवेदित मत क्या होता है, अंतिम रूप से निपटाए गए विषय पर पुनर्विचार कब होता है, विकलांग व्यक्ति द्वारा वोट, अगर विकलांग व्यक्ति कोई वोट देने के लिए गया है तो किस प्रकार से वोट देता है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके व्यापम और पीएससी के पेपर में समय समय पर पूछी गई हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको सिचुएशनल क्वेश्चन आजकल ज़्यादा देगा कि ये सिचुएशन आ गया तब कैसे वोट होगा, विकलांग व्यक्ति विकलांग है, देख नहीं सकता है तो कैसे वोट होगा। इस तरीके की चीज़ें जो है वो इलेक्शन कमीशन से पूछी जाती हैं, जिसको मैं एक साथ कलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मतदान के पूर्व प्रत्याशी की मृत्यु हो गई। जैसे कि एक निर्वाचन, किसी क्षेत्र में निर्वाचन हो रहा है, उसमें 4-5 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। अब उसमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है। मान लो जाए 5 उम्मीदवार हैं, ठीक है, 5 उम्मीदवार हैं, इसमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो निर्वाचन टाला नहीं जाएगा। ये लिखा हुआ है, मतदान टाला नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 लोग तो बचे हैं ना, उनका निर्वाचन होगा, एक की मृत्यु हो गई तो क्यों फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में प्रत्याशी एक ही है, मतलब 2 प्रत्याशी हैं, 5 प्रत्याशी हैं, एक का मृत्यु हो गई, तब तो कोई निर्वाचन रद्द नहीं होगा। लेकिन प्रत्याशी केवल 2 ही हैं। अब एक की मृत्यु हो जाती है अगर कहीं, मान लो जाए, तो बचा कितना? एक ही बचा। अब बचा एक, तब फिर प्रत्याशी की मृत्यु होने पर उस स्थान के लिए अगर एक ही प्रत्याशी बच जाता है, तब उस सिचुएशन में क्या करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर उस प्रत्याशी की मृत्यु को सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को देगा। रिटर्निंग ऑफिसर, अब देखो पूरा हायरार्की में आपको बताया था ना, सबसे पहले क्या रहता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। उसके बाद जिले में क्या रहता है? जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी। उसके नीचे कौन रहता है? जिला निर्वाचन अधिकारी के नीचे कौन रहता है? रिटर्निंग ऑफिसर, उसके सहायक रिटर्निंग ऑफिसर। उसके बाद कौन रहता है? मतदान अधिकारी, है ना, मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे पीठासीन अधिकारी। ठीक, पीठासीन अधिकारी के नीचे कौन रहता है? निर्वाचन अधिकारी, यानी मतदान अधिकारी। ये पूरा हायरार्की रहता है। तो अब देखो यहां पर क्या करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से स्टेट इलेक्शन कमीशन, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी जानकारी दे देगा कि इस अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। रिटर्निंग ऑफिसर इसके माध्यम से इसको दे देगा सूचना। ठीक, अब उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर उस क्षेत्र में चुनाव को प्रत्यादिष्ट कर देगा या टाल देगा। देखो 2 लोग हैं, एक की मृत्यु हो गई तो टाल देगा। रिटर्निंग ऑफिसर सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से स्टेट इलेक्शन कमीशन को दे देगा। यदि चुनाव को टाला जाता है तो 6 माह के भीतर पुनः चुनाव करवाए जाएंगे। जैसे कि चुनाव को टाला जाएगा तो फिर 6 माह के भीतर पुनः चुनाव करवाए जाएंगे। और यदि प्रत्याशी पहले से नामांकन भर चुका है तो उसको दोबारा भरने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नॉमिनेशन फॉर्म पहले भर चुका है तो जो प्रत्याशी एक बचा है उसको दोबारा नॉमिनेशन फॉर्म भरने का जरूरत नहीं है, एक बार अगर भर चुका है तो। अब वो नॉमिनेशन फॉर्म को वापस ले सकता है। जब 6 माह के बाद फिर से चुनाव करवाया जाएगा तो फिर नए नॉमिनेशन भरवाए जाएंगे। जो व्यक्ति पहले से नॉमिनेशन भर चुका है उसको दोबारा जरूरत नहीं है नॉमिनेशन फॉर्म भरने का, उसको वापस ले सकता है वो कि भाई अब मैं नहीं लड़ना चाहता चुनाव, तो फिर वो वापस ले सकता है। तो ये सब सिचुएशन जो होता है वो अगर कहीं प्रत्याशी की मृत्यु हो गई तब होता है। 2 कंडीशन इसमें याद रखना है आपको। पहला, प्रत्याशी केवल 2 ही हैं, एक की मृत्यु हो जाती है तो निर्वाचन कैंसल। अब प्रत्याशी 5 हैं, इसकी मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु हो गई या इसकी मृत्यु हो गई, किसी भी एक की मृत्यु हो गई तो ये 4 लोग चुनाव लड़ेंगे, निर्वाचन कैंसल नहीं होगा। निर्वाचन कैंसल सिर्फ तब होगा जब 2 लोग खड़े हैं और एक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर 6 माह के भीतर फिर से निर्वाचन होगा। वो सब प्रोसेस मैं आपको बता दिया। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं, निर्विरोध निर्वाचन, बिना ऑब्जेक्शन के इलेक्शन तब कैसे होगा? नामांकन वापस लेने की तारीख तक केवल एक अभ्यर्थी शेष रहता है। देखो भरा कितने लोगों ने नामांकन? मान लो जाए 2 लोगों ने भरा, 2 लोगों ने नामांकन दाखिल किया, ए और बी।
अब नामांकन वापस लेने की तिथि मान लो जाए कुछ भी है 15 जुलाई नामांकन वापस लेने की तिथि है। इस तिथि तक क्या है, केवल एक अभ्यर्थी शेष रहता है, बाकी लोग वापस ले लिए या मृत्यु हो गई तो केवल बी बस शेष है, मान लो जाए ये बस बचा है। तब क्या होगा, रिटर्निंग ऑफिसर उसे नामांकन पत्र की जांच करने के बाद इसके नामांकन पत्र की जांच करेगा कि ये सब चीज़ें जो इसने डाली हैं वो सारी चीज़ें जो है वो सही हैं कि नहीं है। अगर वो सही पाता है तो निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर देगा बी को, क्योंकि अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं है, अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं, मृत्यु के कंडीशन में नहीं है। बाकी लोग नामांकन वापस लेते तब, मृत्यु के कंडीशन में तो वापस मतलब कि क्या हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, प्रत्यादिष्ट हो जाएगा, टाल दिया जाएगा। मृत्यु के कंडीशन में नहीं, अगर ए अपना नामांकन वापस ले लेता है तब बी जो है वो निर्विरोध निर्वाचित हो जाएगा, क्योंकि विरोध में कोई खड़ा ही नहीं है। नामांकन वापस लेने की तारीख मतलब नामांकन पत्र की जांच करेगा और उसके बाद निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर देगा। इसकी सूचना कि ये निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो गया है बी, उसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को दे देगा। ठीक, कौन, रिटर्निंग ऑफिसर। नामांकन पत्र खारिज हो गया, अब ये दूसरा सिचुएशन है ना, ये एक दूसरा सिचुएशन था। यहाँ पर एक अगर नामांकन पत्र वापस ले लिया है या चुनाव नहीं लड़ना चाहता है तब का सिचुएशन है। अगर नामांकन पत्र खारिज हो गया, केवल एक प्रत्याशी था, ठीक, मान लो जाए केवल एक खड़ा था, केवल एक ही प्रत्याशी खड़ा था, उसका नामांकन पत्र भी क्या हो गया, खारिज हो गया। ये एक ही था और उसका भी नामांकन पत्र खारिज हो गया, तो रिटर्निंग ऑफिसर जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना देगा। उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग को सूचना देगा और राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन को रद्द कर देगा। अगर केवल एक ही सदस्य खड़ा था, एक ही उम्मीदवार खड़ा था तब, दो उम्मीदवार खड़े थे तब ये सिचुएशन, एक ही उम्मीदवार खड़ा था और नामांकन पत्र अगर खारिज हो गया है, ठीक, तो ये सिचुएशन, तब ये निर्वाचन रद्द हो जाएगा। लेकिन निर्विरोध निर्वाचन कब होगा, दो लोग खड़े थे, एक का नामांकन वापस ले लिया या एक चुनाव नहीं लड़ना चाहता, बचा एक, तो एक क्या होगा, निर्विरोध निर्वाचित हो जाएगा, उसका चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, वो जीत जाएगा अपने आप। ठीक, समझ गए। तो ये दो सिचुएशन आप लोग याद रखे रहना निर्विरोध निर्वाचन का। स्पीड थोड़ी हो रहा है, कमेंट करके बताना स्पीड थोड़ी हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना चीजें। अब तीसरा सिचुएशन देखते हैं, अंधे या विकलांग व्यक्ति द्वारा वोट देना। देखो, आप अगर आंख है आपका तब तो जाके आप लिस्ट में नाम देख सकते हो या वोटिंग मशीन रहता है, ठीक है, तो वोटिंग मशीन पे आप वोट दे सकते हो। लेकिन अंधे है अंधा कोई व्यक्ति अंधा है या फिर कोई व्यक्ति क्या है, दिव्यांग है, विकलांग है, तब फिर वो कैसे वोट देगा। तो देखो, जैसे कि कोई व्यक्ति अंधा व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति वोट देने के लिए गया तो पीठासीन अधिकारी देखेगा कि ये अंधा व्यक्ति है तो उसको अलाउ कर देगा कि 18 या 18 वर्ष से, है ना, 18 या 18 से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ने के काबिल है, मतलब 18 साल में वोट देने का अधिकार तो प्राप्त हो जाता है, तो 18 या 18 साल से कोई भी एक ऊपर के कोई भी एक व्यक्ति को वो साथ में लेकर जा सकता है। कौन, विकलांग व्यक्ति या अंधा व्यक्ति, तो क्योंकि वो देख नहीं सकता, तो उसके एवज में क्या करेगा, वो जिसको भी बोलेगा वो क्या करेगा, जो अंधा व्यक्ति जो उसको साथ में लेके गए रहेगा हेल्प करने के लिए, वो व्यक्ति क्या करेगा, जो मुख्य जो वोट देने वाला है उसके इंस्ट्रक्शंस पे वो वोट दे देगा, जिसको भी बोलेगा वो वोट देगा। तो 18 वर्ष या 18 वर्ष मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इसीलिए इसको लिखा हूं मैं, ये एज इंपॉर्टेंट है। इसको पूछता है कितने आयु का होना चाहिए जो हेल्प करने के लिए जो व्यक्ति को लेके जाएगा वो मुख्य मतदाता, वो 18 वर्ष का होना चाहिए, वो जो हेल्प करने के लिए लेके जाएगा वो। तो 18 वर्ष से 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को लेकर जाएगा, पीठासीन अधिकारी अलाउ कर देता है उसको, तो दो लोग जाएंगे, लेकिन जो मुख्य जो वोटिंग लिस्ट में जिसका नाम है वो व्यक्ति के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वो फिर वो जो वोट डालना रहेगा वो डाल देगा। तो ऐसे होता है अंधे या विकलांग व्यक्ति द्वारा वोट देना। एज को याद रखे रहना। निविदत्त वोट या टेंडर वोट, इसको ये क्या होता है, तो ये एक अलग तरीके का वोट होता है। इसमें क्या होता है, मान लो जाए आप वोट देने के लिए गए और आपके नाम से कोई पहले ही कोई व्यक्ति वोट डाल के चला गया है, ये होता है, कई बार होता है ऐसा, क्रॉस वोटिंग बोलते हैं इसको। आपके नाम से कोई पहले ही कोई वोट डाल के चला गया, उसमें टिक लग गया, आपका थंबनेल लग गया, उसमें साइन हो गया है, आपका सब चीज़ हो चुका है, लेकिन आप वोट देने गए और आपको ये पता चला कि यहाँ पर मेरे नाम से कोई दूसरा व्यक्ति वोट डाल के चला गया है। अब आपको पीठासीन अधिकारी बता देगा अगर इस चीज़ को कि आपके नाम से तो कोई पहले वोटिंग देके चला गया, तो उस व्यक्ति का तो आपका तो कोई गलती नहीं है ना उसमें, आपके नाम से अगर कोई पहले वोटिंग देके चला गया, नहीं पीठासीन अधिकारी, अब वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का गलती है, वहाँ कुछ चूक हुई है, लेकिन अगर वहाँ पर बता दिया जाए तब वहाँ पर बवाल खड़ा हो जाएगा।
वहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। और वॉयलेंस किसी भी सिचुएशन में अवॉइड करना रहता है वोटिंग के दिन। आप अगर वॉयलेंस क्रिएट करेंगे, अगर वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है तो उसका इफेक्ट सभी को पड़ेगा। टाइम लगेगा, 5 बजे तक ही वोटिंग होता है, वो टाइम भी रहता नहीं है, तो पीछे जो भी वोट देने आते रहेंगे उनकी कोई गलती नहीं रहेगी, लेकिन उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस वॉयलेंस को पोस्टपोन करने के लिए, ये लड़ाई झगड़ा ना हो उसको खत्म करने के लिए टेंडर वोट का प्रावधान किया गया है। उस वोट को तो उसके बाद तो टेंडर वोट बोलते किसको हैं, तो जो व्यक्ति, जैसे कि आप जा रहे हैं, आपके नाम से पहले ही वोट दे दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी आपको वोट देने के लिए परमिट किया जाएगा, वो तो आपके द्वारा उस सिचुएशन में जो वोट दिया जाएगा उसको बोलते हैं टेंडर वोट या निवेदित मत। कैसे, तो वो कैसे दिया जाता है दिखा रहा हूं आपको, समझाता हूं। एक चीज का ध्यान रखना, और आपका वोट काउंट नहीं होगा, आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए वोट दिलवाया जा रहा है वहां पर, कि एक तरीके से मतलब वॉयलेंस क्रिएट ना हो, लड़ाई झगड़ा क्रिएट ना हो। इसके कारण से आपका वोट तभी काउंट होगा जब मत बराबर की स्थिति आ जाएगी, तब वो आपका वोट काउंट होगा, नहीं तो सामान्य सिचुएशन में आपका वोट काउंट नहीं होगा। लेकिन आपको लगेगा कि मैं वोट दे रहा हूँ, ठीक। तो अगर जो जानकार, बहुत लोग गांव के लोग जानकार नहीं होते इस चीज़ के, वोट देते हैं, आ जाते हैं, उनको लगता है वोट दिए हैं, तो उससे क्या होता है, चुनाव निकल भी जाता है, कुछ दिक्कत भी नहीं होता, वॉयलेंस भी क्रिएट नहीं होता। तो ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए निवेदित वोट, टेंडर वोट का प्रावधान किया गया है। तो मतदाता के नाम पर वोट पहले से कोई दे दिया है, तब फिर इस वोट का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए अलग से मतदान किया जाता है। तीसरा, इसके प्रारूप पहले से पीठासीन अधिकारी के पास होता है। इसका एक फॉर्मेट जो होता है वो पीठासीन अधिकारी के पास पहले से इसका फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट सेम होता है जो बाकी लोगों का फॉर्मेट रहता है ना मतदान का। अरे मैं उस सिचुएशन की बात करूँ, बैलेट पेपर से जब वोटिंग होता था, अभी भी स्थानीय क्षेत्रों में होता है बैलेट पेपर से वोटिंग। उस बैलेट पेपर में जो बैलेट पेपर का रंग वगैरह रहेगा, जो बैलेट पेपर रहेगा वो वही रहेगा जो सामान्य लोगों को दिया जा रहा है, वही बैलेट पेपर उसको दे दिया जाएगा। पीठासीन अधिकारी निवेदित मत लिखता है। अब उस बैलेट पेपर में, जो बैलेट पेपर में आपको देगा, ठीक है, उसमें निवेदित मत करके लिख देगा, यहाँ पर टेंडर वोट लिख देगा उसमें, उसको बाद आपको दे देगा। आप जाओगे अंदर, उस पर बैलेट पेपर पे ठप्पा लगा के वहाँ पर जमा कर दोगे। अब मतदाता मत देकर क्या करेगा, उसको मत देकर उसको मत पेटी में नहीं डालेगा। ये क्वेश्चन 2017 पीएससी का क्वेश्चन है, आ चुका है ये क्वेश्चन, याद रखना इसको। मतदाता मत देकर मत पेटी में नहीं डालेगा। टेंडर वोट को वो किसको देगा, पीठासीन अधिकारी को देगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वोट एंड टेंडर वोट, याद रखना इसको। सामान्य वोट को मत पेटी में डाल देता है, लेकिन टेंडर वोट को मत पेटी में नहीं डालेगा, वो पीठासीन अधिकारी को सौंपेगा लाके। ये अंतर है दोनों में, और ये क्वेश्चन आ चुका है। तो मत देकर मतदाता पीठासीन अधिकारी को सोचेगा, किसको सौंपेगा, किसको, टेंडर वोट को, सामान्य वोट को नहीं, सामान्य वोट को डाल देगा वो। नेक्स्ट देखते हैं, पीठासीन अधिकारी उसे लिफाफे में डालकर मत पेटी में नहीं डालेगा। अब देखो, एक तो पहले खुद ही मत पेटी में नहीं डाला, किसको दिया, पीठासीन अधिकारी को। अब पीठासीन अधिकारी उसको क्या करेगा, लिफाफे में डालेगा, और लिफाफे में डाल के क्या करेगा, उसको मत पेटी में नहीं डालेगा, उसको अलग से रखे रहेगा, टेंडर वोट को अलग से रखे रहेगा। उसके बाद इसका सामान्य स्थिति में गिनती नहीं होती है। मैं आपको बताया अभी, केवल मत बराबर जब होता है तब इस स्थिति में मंगाया जाएगा सब टेंडर वोट को, कि लाओ टेंडर वोट कहाँ है सब करके। तो मत बराबर जब हो गया तो आपको टेंडर वोट को खोला जाएगा। अब उसमें फिर जिस हिसाब से हो गया उस हिसाब से परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो समझ गए टेंडर वोट क्या होता है। आपके एवज में किसी ने पहले से वोट दे दिया है, लेकिन आपको भी तो वोट देने का अधिकार है। तो वॉयलेंस को अवॉइड करने के लिए आपके माध्यम से जो वोट को दिलाया जाएगा उसे कहा जाता है टेंडर वोट। वो वोट को अंतर ये सामान्य फॉर्मेट ही रहता है, लेकिन उसको वो मत पेटी में नहीं डालते, पीठासीन अधिकारी को देंगे आप। पीठासीन अधिकारी लिफाफे में डालकर उसको मत पेटी में नहीं डालेगा, अलग से रखेगा। और सामान्य स्थिति में इसकी काउंटिंग नहीं होती है, केवल विशेष परिस्थिति में जब मत बराबर होता है तब इसकी काउंटिंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई ठो पेपर में आ चुका है। 2017 पीएससी पूछ चुका है, उसके बाद कई ठो व्यापम का पेपर में पूछ चुका है, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट देखते हैं, अंतिम रूप से निपटाए गए विषय पर पुनर्विचार। अंतिम रूप से निपटाया गया विषय क्या होता है। देखो, किसी एक टॉपिक पे स्थानीय निकायों में बात चल रही है, मान लो जाए 1 नंबर का ये टॉपिक है, इस पे बात चल रहा है। अब ये बात पे निर्णय हो गया, तो उसके बाद इस टॉपिक पे 6 माह के अंदर फिर से विचार नहीं किया जाता। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं।
इस विषय पर, ये निपटाया गया विषय है, ये निपटाया जा चुका है, इस पर पुनर्विचार 6 माह के अंदर नहीं किया जाता, 6 माह के बाद ही इस विषय पर फिर से पुनर्विचार किया जाएगा, क्योंकि बाकी भी तो मुद्दे हैं ना जिस पर डिस्कस करना है, तो इस पे 6 माह के अंदर पुनर्विचार नहीं किया जाता। एक सिचुएशन है केवल जब इस पर पुनर्विचार 6 माह के भीतर भीतर किया जाएगा, वही सिचुएशन क्या है उसको पढ़ना है। क्या है? 6 माह के भीतर पुनर्विचार सामान्य स्थिति में नहीं किया जाता। कब किया जाता है? जब तक पंचायत का गठन करने वाले कुल सदस्यों के कम से कम 3/4 सदस्य लिखित मांग नहीं करते। अगर पंचायत का गठन करने वाले सदस्यों की, कुल सदस्यों के 3/4, कम से कम 3/4 सदस्य, 3/4, मान लो जाए पंचायत का गठन करने वाले 100 सदस्य हैं टोटल, एग्जाम्पल के लिए, तो 3/4 इसका करेगा तो कितना आएगा? 25 या 75 सदस्य। तो 75 सदस्य अगर कहीं बोलते हैं, लिखित मांग करते हैं, तब 6 माह के पहले भी, 2 माह बीता है, 3 माह बीता है, 4 माह बीता है, 5 माह बीता है, तब भी इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन सामान्य कंडीशन पे इस पर 6 माह तक विचार नहीं किया जाता। अब ये लोग क्या करेंगे? विहित अधिकारी को, अब पहले 2 सिचुएशन पे मांग किया जाता है ना, 6 माह से पहले, तभी उस पर डिस्कस किया जाएगा जब 2 सिचुएशन पे। नंबर 1 सिचुएशन ये, पहला, जब 3/4 सदस्य लिखित मांग करेंगे, जो गठन करने वाले सदस्य, जैसे कि जनपद पंचायत है तो जनपद पंचायत का गठन किससे होता है? जनपद पंचायत सदस्य से होता है, वो अध्यक्ष रहता है, उपाध्यक्ष रहता है, और क्या रहता है, उस विधायक जो रहते हैं, विधायक लोग, वो, ठीक, तो जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः ग्रामीण हो वो, तो ये ध्यान रखना। तो एक तो ये हो गया, तो उस सब को मिला के 3/4 सदस्य मांग नहीं करते, तब मांग करेंगे तब फिर वो होगा। और या फिर विहित अधिकारी, ये लोग मांग करेंगे तब होगा। ग्राम पंचायत में जिला ठीक है, जिला उप संचालक या संयुक्त संचालक, ठीक, जनपद स्तर पर कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, और जिला स्तर पर कलेक्टर, ये लोग मांग करते हैं। अगर ग्राम पंचायत में जिला उप संचालक या संयुक्त संचालक, याद रखना ये अलग टाइप का है ना सिचुएशन, जनपद में कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर और जिला में कलेक्टर, ये लोग मांग करते हैं, तभी 6 माह के अंदर, 6 माह के पहले फिर से उस विषय पर पुनर्विचार किया जाएगा। या दूसरा सिचुएशन जब 3/4 लोग सदस्य मांग करते हैं गठन करने वाले, तब। नहीं तो फिर किसी भी सिचुएशन में पुनर्विचार पे नहीं किया जाएगा, 6 माह के बाद किया जा सकता है। तो ये चीज़ें थी आज की क्लास में पूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। स्क्रीनशॉट आजकल वर्कलोड ज़्यादा हो गया है तो उस स्किप हो जाता है, ठीक है। तो मुझे जितना बनेगा मैं डाल दूंगा। अगर आपको कुछ याद दिलाते बनता है अगर किसी को, तो याद दिला दीजिए कीजिए, मैं उसके बाद डाल दूंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग को। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।